तो अब तक की जो कहानी थी वो हमने स्टार्ट की थी ऑस्ट्रेलोपिथिकिन से। ऑस्ट्रेलोपिथिकिन्स जिनके की पूरी तरह से आपको अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है, जिनका की पूरी तरह से कल्चर इट वाज नॉट डेवलप्ड, बट समहाउ वी नो कि जो आपके एप इंसेस्टर्स हैं और जो आपके होमो इंसेस्टर्स हैं, ठीक है, दो तरह के इंसेस्टर्स हैं आपके। एक एप इंसेस्टर जिसके अंदर चिंपैंजी वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं, और एक है होमो इंसेस्टर्स, ठीक है। उसके बीच वाला जो एक इंटरमीडिएटरी लिंक है, हम वो समझते हैं कि वो जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है या फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स जो है वो है, ठीक है। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकीन्स जो है वो किए थे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के जो है वो हमारे पास आते हैं, और ऑब्वियसली हम होमो लाइन से ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो लाइन एप्स की तरफ चले जाती है वो डिफरेंट है, ठीक है, उसकी तरफ हम नहीं गए। हम आगे बढ़े, आगे चल के हमें मिला होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, हैबिलिस का मतलब द पर्सन दैट हैव टूल्स, ठीक है। होमो का मतलब जो कि सीधा खड़ा हो पा रहा है। वॉज ही फुली इरेक्ट, वॉज ही नॉट फुली इरेक्ट, हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो चांसेस हैं वो यही है कि उसका पोस्चर जो है वो इरेक्ट हो चुका था, ठीक है। बट प्रॉपर एविडेंसेस ना होने के कारण हमें कुछ ज्यादा उसके बारे में नहीं पता। बट ये जरूर पता है कि जो होमो हैबिलिस है उसके अंदर एक सिंपल काइंड ऑफ जो एक टूल टेक्नोलॉजी होती है वो बन जाती है। टूल इंडस्ट्री का फॉर्मेशन अभी नहीं है। टूल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड इंसान सिर्फ और सिर्फ टूल्स क्रिएट कर रहा है, दैट इज व्हाट टूल इंडस्ट्री मींस। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS एकेडमी ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहां पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी, एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको एवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। तो होमो हैबिलिस टूल्स तो बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशलाइज्ड इंसान जो है उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है। अब टूल इंडस्ट्री का कैसे पता चलता है? टूल इंडस्ट्री का पता चलता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे आगे चल के हम होमो इरेक्टस के अंदर जो चाइना मैन है उसमें देखते हैं कि एक्सकेवेशन के अंदर काफी सारा रॉ मटेरियल आपको मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? दैट देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास बड़े बड़े टूल्स तो हैं होमो हैबिलिस के पास, बट कोई इंडस्ट्री का विशेष आपको नहीं मिला है, उसके एविडेंसेस नहीं मिले। और ये बात जो है वो काफी पुरानी है, 2.5 मिलियन समवेयर अराउंड, इतनी पुरानी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद होमो हैबिलिस से आप आगे चलते हो होमो इरेक्टस, या फिर इस चीज को इस तरह से कह लीजिए आप इरेक्टस ग्रेड के ऊपर पहुंच जाते हो। व्हाट इज इरेक्टस ग्रेड? इरेक्टस ग्रेड का मतलब है उस वक्त के, कौन से वक्त के? 1.8 या फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो वाले जो वक्त है, वहां पे जो ऐसे कुछ होमिनिन्स पैदा हुए जो कि पूरा अच्छे तरीके से बाइपेडल थे, जो कि सीधा खड़ा हो सकते थे, सीधा चल सकते थे, सीधा भाग सकते थे, जिनके पास अच्छी टूल टेक्नोलॉजी जो है, अच्छी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। जिनके पास एक सिंपल तरह का जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो उनके अंदर जो है वो बन चुकी थी, ठीक है। तो जो ऐसे होमिनिन्स थे
वो जो है वो आपके पास तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो आपके पास अफ्रीका के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो इसका नाम हम रखते हैं एर्गस्टर, होमो एर्गस्टर। होमो एर्गस्टर का मतलब ऐसा होमो जो कि अफ्रीका के अंदर पहला इरेक्टस ग्रेड वाला बना है। ठीक है, तो दैट इज द होमो एर्गस्टर। होमो एर्गस्टर जो है वो बाहर निकलता है, माइग्रेशन करता है, माइग्रेशन करके जावा में पहुंचता है तो वो जावा मैन बन जाता है, चाइना में पहुंचता है तो वो चाइना मैन बन जाता है, या फिर पैकिंग मैन बन जाता है, क्योंकि पैकिंग एक छोटा सा गांव है जिसके बगल में एक नदी गुजरती है, उसी के पास एक केव सिस्टम है। केव सिस्टम का नाम है जूकोदा केव सिस्टम। तो जूकोदा केव सिस्टम के अंदर जो है वो आपको कुछ अवशेष मिले हैं। फिर उसके बाद एक वैली है, ये तो है चाइना वाले मैन की कहानी। फिर अगर आप यूरोप के अंदर जाते हो तो यूरोप के अंदर अगेन आपको एक वैली मिलती है, वैली का नाम है हाइडरबर्ग वैली। अब हाइडलबर्ग वैली के अंदर अगेन आपको एक होमो इरेक्टस ग्रेड का होमोनिन मिलता है, उसका नाम आप रख देते हो हाइडलबर्ग मैन। ठीक है, तो ये जो है वो बात आती है इरेक्टस ग्रेड की। ठीक है, तो इरेक्टस ग्रेड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, अब तकरीबन पूरा जो विश्व है उसको जो है वो घूम लेता है वो। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है हमारा अगला होमोनिन जिसका नाम था नियंदरथाल मैन। ठीक है, तो नियंदरथाल मैन एक ऐसा पहला अवशेष है जिसको हमने पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, तकरीबन पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। यानी कि इसके अलग अलग अवशेषों से हमें लगभग इसकी बॉडी के बारे में पता चल चुका है कि ये आखिरकार है था कैसा। तो नियंदरथाल मैन के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि नियंदरथाल मैन जब यूरोप के अंदर होता है उसी वक्त जो है वो आपके पास जो होमोसेपियंस हैं वो अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, यूरोप के अंदर पहुंचते हैं। यूरोप के अंदर पहुंच के नियंदरथाल मैन से लड़ाई भी करते हैं, लेकिन नियंदरथाल मैन से वो जो है वो आपके पास सुलह सफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, वो नियंदरथाल मैन से जो है वो शादियां भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो होमोसेपियन धीरे धीरे इरेक्टस के बाद होमोसेपियंस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देयर आर टू काइंड ऑफ हाइपोथेसिस जो कि आपके सामने आते हैं। पहला कि होमोसेपियंस ने क्या सब बाकी स्पीसीज को मार दिया। ठीक है, दूसरा हाइपोथेसिस है कि नहीं, होमोसेपियंस ने बाकी स्पीसीज को नहीं मारा, बट होमो इरेक्टस जो अलग अलग होमो इरेक्टस थे, एक होमो इरेक्टस जो चाइना के अंदर बैठा था, एक होमो इरेक्टस जो अफ्रीका के अंदर बैठा था, एक होमो इरेक्टस जो यूरोप के अंदर बैठा था, एक होमो इरेक्टस जो रशिया के अंदर बैठा था, एक होमो इरेक्टस जो जावा से आगे चल के फिलीपींस के अंदर चला गया था, एक होमो इरेक्टस जो जावा फिलीपींस की तरफ चला गया, एक नीचे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया। ये सब लोग जो है वो अलग अलग थे और इनका जो है वो अपने हिसाब से जो है वो जो एक एवोल्यूशन है वो होता है। तो दिस इज द मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस। मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस बेसिकली प्रपोज करता है कि इरेक्टस से होमोसेपियन बना और सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट था। ठीक है, जो कि बिल्कुल जो है वो हम खारिज कर देते हैं इस थ्योरी को, और जो पहली थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा दो मॉडिफाई जो है वो कर देते हैं। तो पहली थ्योरी को हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो आपके पास अफ्रीका का होमोसेपियन है वो बाहर निकला, उसने बाकियों को रिप्लेस भी किया, बाकियों के साथ उसने जंगें भी लड़ी, बाकियों को उसने जो है वो उसके इन्वायरमेंटल नीड से हटाया भी, बट ऑन दी अदर हैंड बाकियों के साथ उन्होंने शादियां भी की, जैसे आजकल होता है। द लव एंड हेटेड इट इज द जनरल अफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ठीक है, अगर किसी से आप किसी कम्युनिटी में प्यार होगा तो सिर्फ प्यार ही थोड़ी ना होगा, उसके अंदर हेट भी आएगा, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी आएगा, तो तब भी वैसा ही था। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो दे नॉट ओनली डिड द कन्फ्लिक्ट विद द नियंदरथाल मैन, डेनिसोवियन मैन एंड अदर होमोनिन स्पीसीज जो कि उस वक्त जो है वो जिंदा थी, उन्होंने उनके साथ जो है वो शादी भी की।
और इसी वजह से ये हम मानते हैं कि आपके अंदर अभी भी 1 से 2% जो है वो नियंदरथाल मैन का डीएनए मौजूद है। ठीक है जी। और इसी के अंदर हम नियंदरथाल मैन के अंदर हमने पिछली क्लास में देखा कि जो नियंदरथाल मैन था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट क्रिएचर, as intelligent as you were at that particular period of time. He had the Mosterian tool technology. ठीक है, तो जो आपने पहले टूल टेक्नोलॉजी होमो इरेक्टस ने बनाई थी, जिसको हमने नाम दिया था अशूलियन टूल टेक्नोलॉजी, उसी चीज को, उन्हीं टेक्निक्स को इन्होंने और ज्यादा आगे इवॉल्व किया। फ्लेक टूल्स ये यूज करते थे, नाइव्स ये यूज करते थे, 5 तरह के अलग अलग टूल किट्स जो है वो ये लोग यूज किया करते थे। इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड जो है वो इनकी टूल टेक्नोलॉजी बन चुकी थी। ठीक है, आगे चल के हम वर्ड आर्कियोलॉजी का पार्ट करेंगे, तो वर्ड आर्कियोलॉजी के अंदर इन्हीं टूल्स के बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक और होमिनिन क्रिएचर पीछे रह गया था। Meanwhile this was happening around the world, हमें एक और क्रिएचर मिला, एक और होमिनिन मिला, that was known as the Rhodesian man. Rhodesian man, as the name suggests, रोडेशिया से मिला है। ठीक है, जाम्बिया के अंदर एक प्लेस है, उसका नाम है ब्रोकन हिल, वहां से जो है वो ये आपके पास अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों की खासियत ये है, पहली बात, इसकी काफी सारा जो करेनियल वॉल्ट है मिल गया था, ये जो करेनियम का हिस्सा है काफी ज्यादा मिल गया था। दूसरी बात, इसके कुछ ट्रेट्स जो ये है मिस्टर रोडेंसिस, इसके कुछ ट्रेट्स जो है नियंदरथाल से मिलते हैं, कुछ ट्रेट्स हाइडेलबर्ग मैन से मिलते हैं, कुछ ट्रेट्स होमोसेपियन से भी मिलते हैं। तो इसलिए ये जो रोडेशियन मैन है ये चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, तो जब कोई चीज चर्चा का विषय बन जाती है तो सब लोग जो है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो रोडेशियन मैन इसलिए चर्चा का विषय बनता है बिकॉज जब हम इनके फीचर्स को देखते हैं तो ये हमें नियंदरथाल मैन जैसा भी दिखाई देता है, ये हमें होमोसेपियन जैसा भी दिखाई देता है, ये जो है वो हमें हाइडेलबर्ग मैन जैसा भी दिखाई देता है। तो इसको हाइडेलबर्जेंसिस के अंदर रखा जाए या नहीं? आपको याद होगा जब हम हाइडेलबर्जेंसिस कर रहे थे तो हाइडेलबर्जेंसिस के अंदर हमने जो है वो जाम्बिया मैन करके जो है वो लिखा था, वो यही था। ठीक है, बाद में जो है वो इसको हाइडेलबर्जेंसिस से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है वो अगेन इट्स अ डिबेटेड इशू, बिकॉज इट्स अ डिबेटेड इशू द रोडेशियन मैन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, याद आ रहा है भाई सब कुछ? ओके, सो रोडेशियन मैन, जो इसकी डिस्कवरी थी 1921 के अंदर की गई। एक स्विस माइनर हुआ करते थे, नाम था टॉम ज्विगलर, उन्होंने जो है वो इसको अनर्थ किया और इसको जो है वो ब्रोकन हिल माइन से जो है वो निकाला गया था, नदरन रोडेशिया से। ठीक है, तो अब जो है वो ये जाम्बिया के अंदर है। जो इसकी एज निकाली गई, इट वॉज एस्टिमेटेड फॉर अबाउट 2.5 लाख ईयर्स अगो। याद करो ये एज किसकी है? 2 लाख साल की एज हमने किसकी बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर? होमोसेपियन की। और मैंने आपको ये बताया था कि ये एज जो है वो पीछे की तरफ रिसीड करती जा रही है। कईयों का मानना है कि 3 लाख साल पहले ही होमोसेपियंस का जो एवोल्यूशन है वो शुरू हो जाता है, और इसकी डेट कितनी आई है? 2.5 लाख ईयर्स अगो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ही माइट बी अ पॉसिबल होमोनिन इंसेस्टर, जो कि अफ्रीका के अंदर पैदा हुआ और अफ्रीका से बाहर निकल गया। ठीक है जी, जो स्पेसिमेन हमें मिला है वो मिला है एक स्कल का। ठीक है, जिसको हम काबवे स्कल कहते हैं और ब्रोकन हिल स्कल कहते हैं, जाम्बिया स्कल कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एक लोअर जॉ जो है वो मिला है। फिर फर्दर एक्सकेवेशन की गई इस स्कल कैप के बाद, एक आपको जो है वो फीमर बोन, थाई बोन जो है वो मिली है। थाई बोन से साफ साफ ये पता चला कि ये जो है वो 2 पैरों के ऊपर खड़ा होता था, 2 पैरों के ऊपर भाग सकता था,
क्योंकि अगेन फोरन जो आपके पास फीमर बोन के ऊपर जो कट्स हैं वो वैसे ही मिले हैं जैसे आपकी थाई बोन के ऊपर होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है टिबिया की, ठीक है, द शिन बोन, इट इज, ये मिली है आपको। देन उसके बाद सेक्रम मिला है, देन उसके बाद कुछ पेल्विस के पार्ट मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ जो बोन्स हैं वो मिलती रही हैं, ठीक है। जो स्कल फीचर्स हैं वो इसके क्या है, ठीक है, आपको स्कल मिला है ना, उसके फीचर्स क्या है। जो स्कल का शेप है, इट इज लॉन्ग एंड नैरो, जिसको जो है वो हम डॉलिगोसेफेलिक कहते हैं। अब डॉलिगोसेफेलिक याद करो कि किसका फीचर था, नियंदरथाल मैन का, ठीक है। तो नियंदरथाल मैन वाला जो स्कल का शेप है वो थोड़ा बहुत इनके अंदर आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल जो शेप अगर मान ले। फिर उसके बाद बात आती है करेनियल कैपेसिटी की। करेनियल कैपेसिटी होमोसेपियन वाली निकल आई, ठीक है। अगर होमोसेपियंस वार्म क्लाइमेट के अंदर फुली अडेप्टेड हैं, ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम कोल्ड क्लाइमेट के अंदर आते हैं तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर करेनियल कैपेसिटी जो है वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नियंदरथाल मैन जो कि कोल्ड क्लाइमेट की के साथ जो है वो पूरी तरह से अडेप्टेड थे, जिनको हम क्लासिकल नियंदरथाल मैन कहते हैं, उनकी जो करेनियल कैपेसिटी थी वो 1700 तक पहुंच गई थी। क्योंकि जनरली आपका जो ब्रेन है इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हीट का अमाउंट अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपके पास जो बिगर करेनियल कैपेसिटी इट विल बी फेवर्ड इन द कोल्ड क्लाइमेट्स, तो आपके जीवन रखने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर यही हीट आप अफ्रीका के अंदर प्रोड्यूस करोगे यू विल सिंपली डाई आउट, ठीक है। तो अगर होमोसेपियन अफ्रीका के अंदर रहता तो उसकी जो है वो आपके पास करेनियल कैपेसिटी यही पैदा होती, 1280 से लेके 1400 तक ही पैदा होती, ठीक है। तो इसकी करेनियल कैपेसिटी का बात की जाए तो बिल्कुल जो है वो आपके पास होमोसेपियन वाली है। इवन ये माना जाता है कि जो होमोसेपियंस 2 लाख साल पहले बाहर निकले उनकी करेनियल कैपेसिटी एग्जैक्टली यही थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं दे आर क्वाइट प्रोमिनेंट, ठीक है, यहां पे मैंने बनाया होगा। तो जो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइडलबर्ग मैन के अंदर थी, ठीक है। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस देखे तो हाइडलबर्ग मैन के जैसे लगनी शुरू हो जाती हैं आपको। फिर उसके बाद जब फोरहेड की बात करें अगेन इट इज रिसीडिंग बैकवर्ड्स विद द लो करेनियल वॉल्ट, बिल्कुल वैसा जैसा आपके पास नेंदरथाल मैन के साथ था। फिर उसके बाद मैग्जिला और मैग्जिलरी बोन, कैनाइन फोसे जो है वो आपके पास नहीं है। कैनाइन फोसा क्या होता है, कैनाइन जो ये टीथ होते हैं उसके ऊपर आपकी छोटी सी कैविटी होती है, दैट इज नोन एज द कैनाइन फोसा, वो जो है वो इट इज लैकिंग। दांत काफी बड़े बड़े हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो कुछ नट्स वगैरह जो है वो खाते होंगे, उसके ऊपर सब्सिस्टेंस जो है वो इनका होता होगा। फेशियल अपीयरेंस के अंदर यू हैव द मजल लाइक फेस। मजल लाइक फेस का मतलब क्या है कि जो मिड फेस है यहां पे वो आगे की तरफ जो है वो खिसका हुआ है, मिड फेस जो है वो आगे की तरफ है, थोड़ा सा यहां से जो एक ढलान आ रही है वो आगे की तरफ आ रही है, ठीक है। ये जो ढलान है वो इस तरह से आगे की तरफ है। तो आपके पास जो मिड फेस है वो इस तरह से इट इज रिसीडिंग फॉरवर्ड्स, ओके जी। नसल अपरेचर बहुत बड़ा है, ओपनिंग्स जो है वो बहुत बड़ी हैं, इट इज प्राइमरली द अडेप्टेशन टू द वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट का अडेप्टेशन है ये। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ओपनिंग्स बड़ी नहीं है, ओपनिंग छोटी है, तो अगेन वार्म एयर जो है वो आपकी ओपनिंग के साथ जो है वो टकराएगी, आपकी जो नाक वाली नसें हैं उनको गर्म कर देगी, जिसकी वजह से अगेन यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो अगर ओपनिंग्स आपकी वाइड रहेंगी तो आपके पास जो है वो यू कैन इनटेक द एयर विदाउट हैविंग विदाउट मिनिमाइज विद मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वार्म एयर, ठीक है। तो आपको जो है वो कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी, ठीक है जी। कोल्ड एयर में ना विद द नसल ओपनिंग, विद द नसल ओपनिंग के साथ साथ जो आपका साइनस होता है ना वो बड़ा हो जाता है,
ठीक है ना। देखो कोल्ड एयर के अंदर ना दो तरह के रेशियल अडेप्टेशंस आपको मिलते हैं। एक तो है जो कि आपके पास यूरोपियन काइंड ऑफ रेशियल अडेप्टेशन है, दूसरा है मंगोलॉइड। ठीक है। यूरोपियंस के अंदर क्या होता है कि जो साइनस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बट उसी के साथ साथ जो आपके पास नसल ब्रिज है वो काफी बड़ा रहता है, और नसल ब्रिज के साथ साथ जो ओपनिंग्स हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो एयर जितनी गर्म होनी होती है वो छोटा साइनस जो है वो आपका, और उसी के साथ साथ जो आपका लंबा नाक है वो हवा को गर्म कर देता है। ठीक है। ये तो है यूरोपियन काइंड ऑफ अडेप्टेशन। दूसरी होती है मंगोलॉइड काइंड ऑफ अडेप्टेशन। मंगोलॉइड अडेप्टेशन में आपकी नाक की जो ओपनिंग्स हैं वो मोटी रहती हैं मंगोलॉइड जैसी, जैसे चाइनीज लगा लीजिए, या फिर जो मंगोलॉइड मॉडर्न मंगोलॉइड्स हैं उनका एग्जांपल ले लीजिए, वो बड़ी रहेंगी। उसी के साथ साथ उसको कंपनसेट करते हुए जो साइनस है वो बड़ा हो जाएगा। साइनस वही पार्ट है जब आपको जुकाम लगता है तो जो जहां पे आपको भारा भारा सा लग रहा होता है, आंखों के पास पास लग नहीं रहा होता कि कुछ भरा हुआ है यहाँ पे, दैट पार्ट इट इज द साइनस। ठीक है। तो उनका साइनस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और साइनस को कंपनसेट करने के लिए ये जो चीक बोन्स होती हैं वो पीछे चली जाती है, थोड़ी सी पीछे चली जाती हैं। ठीक है। तो वो चीज जो है दैट इज इन दी मंगोलॉइड्स। अब इनके अंदर बेसिकली क्या है, इनके अंदर जो आपके पास साइनस है वो अगेन थोड़ा सा जो है वो कम रहेगा, और नसल ओपनिंग जो है वो वाइड रहेंगी। ठीक है। सो दीज आर द अडेप्टेशंस टू द वार्म क्लाइमेट। समझ में आ गई भाई बात? ठीक है। हमेशा आप एक चीज याद रखिए कि if you want to have a result B, so there can be multiple paths. आपको हवा गर्म करनी है, आप उस हवा को नाक से भी गर्म कर सकते हो। ठीक है। तो यू विल हैव द यूरोपियन काइंड ऑफ अडेप्टेशन। उसको जो है वो आप साइनस के अंदर रख के भी गर्म कर सकते हो, यू विल हैव द मंगोलॉइड काइंड ऑफ एडेप्टेशन। मामला जो है वो दोनों में आपका सही जा पड़ रहा है। ये चीज इसमें भी वैलिड है। जब आप आगे चल के एनवायरमेंटल एंथ्रोपोलॉजी में करेंगे और हाई एल्टीट्यूड की बात करेंगे, तो आपके पास जरूरी नहीं है कि अगर EPAS1 जीन इट इज देयर इन द शेरपास, तो वही जो है वो एंडियंस के अंदर भी रहेगी। ठीक है। उनका एनवायरमेंटल अडेप्टेशन इज एंटायरली डिफरेंट, उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, हमारे शेरपास का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। तो एक रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हो तो उसके बहुत सारे पाथवेज होते हैं। ठीक है। तो वही चीज यहां पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी, क्लियर है? अक्षत क्लियर है? ठीक है जी। चलो, सो जो ऑर्बिट्स हैं दे आर हाई एंड लार्ज आई सॉकेट्स, बिल्कुल जैसे ह्यूमंस के अंदर और आपके पास नियंदरथाल मैन के अंदर थे। प्लेट जो है वो लार्ज है, प्लेट ऑब्वियसली लार्ज होगी जब आपके पास जो है वो मिड फेस आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। प्लेट क्या होती है? प्लेट जो ये वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज प्लेट, ऊपर वाला पार्ट। जो आपके पास नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं भाई जहां पे टंग रेस्ट करती है? नहीं नहीं, जहां पे टंग रेस्ट कर रही है नीचे। बताओ। प्लेट, पैलेट तो ऊपर वाली है। देखो इसको एक बार। ठीक है, चलिए। सो जो आपके पास प्लेट है वो नीचे की तरफ रिसीड कर रही है, पैलेट प्लेट जो भी कह लीजिए। ठीक है। वो बड़ी होगी थोड़ी सी क्योंकि आपके पास आगे की तरफ फेस जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, सॉरी। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है डेंटेशन की। डेंटेशन, दांत जो है वो बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमंस की तरह है। कनाइंस का शेप जो है वो आपके पास नॉर्मल साइज है,
जो आपके पास थर्ड मोलर है वो इट इज रिड्यूस्ड इन साइज, जैसे हम लोगों के अंदर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पोस्ट क्रेनियम फीचर्स हैं, अगर हाइट की बात की जाए, द हाइट इज 131 सेंटीमीटर्स, सो दे आर अनयूजुअली शॉर्ट, अनयूजुअली शॉर्ट लाइक द मॉडर्न बंटूज। बंटूज जानते हो भाई? अफ्रीका के अंदर एक ट्राइब है, ट्राइब का नाम है बंटू। तो वो जो ट्राइब है, अगेन वैसा ही स्ट्रेचर जो है वो इनका रहा। अब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि बंटूज जो है वो इनसे बने हुए हैं, ठीक है, बट दे आर एज शॉर्ट एज देम। ठीक है, देन उसके बाद द रोबस्ट बोन्स दे आर देयर, लिम बोन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मस्कुलर है। ठीक है, सो दिस इज योर रोडेशियन मैन। ओके, देन उसके बाद अब इसकी फाइलोजेनिक स्टेटस के बारे में बात आती है कि रोडेशियन मैन को क्या कहा जाना चाहिए। रोडेशियन मैन जो है वो होमोसेपियन की कैटेगरी में आता है, इसको नियंदरथाल मैन की कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए। रोडेशियन मैन को जो है वो आपके पास किस कैटेगरी के अंदर जो है वो हम रखें? ठीक है, सिमियन शेल्फ, वेरी गुड, इट इज नोन एज सिमियन शेल्फ। ठीक है, सो पहली चीज है दैट शुड वी क्लासिफाई द रोडेशियन मैन एज अ होमोसेपियन। ये एक जो है वो हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है। तो इसके रिगार्डिंग देयर आर डिफरेंट पोजीशंस। जो पहली पोजीशन है दैट इज विद द आर्थर कीथ। आर्थर कीथ ने अपनी रिसर्च की एंड इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिसर्च दैट वाज डन इन 1928। ठीक है, तो कीथ ने बेसिकली कहा और उन्होंने कंक्लूड किया दैट दे आर द आर्किक फॉर्म ऑफ द होमोसेपियंस, कि जो आपके पास होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले, वो होमोसेपियंस जो है वो कहीं ना कहीं इसके साथ, रोडेशियन मैन के साथ जो है वो अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो रोडेशियन मैन जो है वो हो सकता है कि उन होमोसेपियंस का जो है वो इंसेस्टर रहा हो। ठीक है, तो इनको जो है वो हम आर्किक फॉर्म ऑफ होमोसेपियन की तरह जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, सो ही एम्फसाइज दैट द क्रेनियल कैपेसिटी एंड द ओवरऑल मोर्फोलॉजी वर विद इन द ह्यूमन रेंज। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप बड़े इजीली ये कह सकते हो दैट देयर इज कंटिन्यूएशन, कि पहले जो है वो आपके पास विगलर का ये जो रोडेशियन मैन है वो आया एंड इट इवॉल्व्ड into the homo sapiens or the anatomically modern homo sapiens। ठीक है जी, देन उसके बाद फ्रांसिस होवेल। फ्रांसिस होवेल basically argued that the features of the Rhodesian man did not warrant a separate species because 1960s के अंदर 50s के अंदर हमने ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि रोडेशियन मैन को अलग से स्पीसीज की जो है वो कैटेगरी के अंदर रख देना चाहिए, ना ही इसको हाइडलबर्ग के अंदर रखना चाहिए, ना ही नर्मदा के अंदर, सॉरी, ना ही आपके पास नियंदरथाल में रखना चाहिए। ठीक है, होमोसेपियन के अंदर भी रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनका इतना बड़ा असेंबलेज मिल चुका है, तो आप जो है वो इसको अलग कैटेगरी के अंदर रख दीजिए। तो उस चीज को जो है वो यहाँ पे फ्रांसिस होवेल जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। So he highlighted that the overlap of the cranial capacities and the facial morphology वो मॉडर्न होमोसेपियंस वाली ही तो है, तो आप इसको जो है वो मॉडर्न होमोसेपियन की कैटेगरी में रखिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो कि इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो मॉडर्न होमोसेपियंस की तरह जो है वो करना चाहता है। देन यू हैव द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हाइडलबर्ग मैन या फिर होमो हाइडलबर्जेंसिस जैसे जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो पहले हैं दैट इज द क्रिस स्ट्रेंजर। क्रिस स्ट्रेंजर का जो वर्क है ये जो है वो 1980 से लेके 2000 तक जो है वो चलता है। ठीक है, अगेन हमने स्ट्रेंजर की मोर जो फाइलोजेनी है उसके अंदर हैबिलिस के अंदर भी स्ट्रिंजर का नाम किया था। इरेक्टस की बात आई तो इरेक्टस के अंदर भी जो है स्ट्रिंजर ने कुछ हमें बना के दिया कि दिस इज द फाइलोजेनी ऑफ द होमो इरेक्टस। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी वो
अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ही वॉज अ ब्रिटिश पेलियंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो उन्होंने ही हैव बीन प्रोमिनेंट इन क्लासिफाइंग द रोडेशियन मैन एज द होमो हाइडलबर्जेंसिस। और उनका बेसिकली आर्गुमेंट जो है वो ये था कि आपके पास बहुत सारी जो चीजें हैं इस रोडेशियन मैन के अंदर, उस उसके पास कुछ आर्किक फीचर्स भी हैं, कुछ उसके पास मॉडर्न फीचर्स भी हैं, और हम इसको जो है वो होमो हाइडलबर्जेंसिस के साथ बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जो हाइडलबर्ग मैन है उसके पास भी बड़े बड़े ब्रो रिजेस थे, इसके पास भी हैं। उसके पास भी जो है वो करेनियल फीचर्स काफी ज्यादा रोबस्ट थे, इसके पास भी हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें जो है वो अलाइन कर रही हैं, तो व्हाई नॉट वी सी दिस द रोडेशियन मैन एज द होमो हाइडलबर्जेंसिस। ठीक है, और होमो हाइडलबर्जेंसिस का हमने देखा था कि जोग्राफिकल स्प्रेड जो है वो अगेन इट वाज वेरी लार्ज। ठीक है, ये देखो होमो हाइडलबर्जेंसिस। ठीक है, हाँ देखो, ज्योग्राफिकल रेंज जो है वो इतना, इसका कितना बड़ा है। ठीक है, यूरोप के अंदर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, हंगरी, ग्रीस, फिर उसके बाद अफ्रीका के अंदर पहुंचा हुआ है मोरक्को, इथोपिया, और इसीलिए हमने जाम्बिया को भी जो है वो इसके अंदर रखा। दिस दिस पर्सपेक्टिव इट वाज गिवन बाय स्ट्रेंजर। ठीक है, तांजानिया के अंदर भी मिला, साउथ अफ्रीका के अंदर भी मिला। इतनी बड़ी तो ज्योग्राफिकल रेंज है इसकी। एशिया तक जो है वो पहुंच चुका है, दिल्ली, चाइना तक पहुंच चुका है एशिया में। ठीक है, तो होमो हाइडलबर्जेंसिस की जब रेंज इतनी बड़ी है तो क्या हर्ज है कि हम इसको जो है वो होमो हाइडलबर्जेंसिस की कैटेगरी में रख दें। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो देखते हुए बेसिकली कहते हैं, जो आपके स्टिंजर है वो कहते हैं कि इसको जो है वो चुपचाप आप होमो हाइडलबर्जेंसिस की कैटेगरी के अंदर जो है वो रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो बॉर की बात आती है, गुंटर बॉर। ठीक है, सो ही इज अ जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और बेसिकली अगेन वो भी कहते हैं कि मोर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर आप जो है इसको डिस्टिंक्ट स्पीसीज बनाने की जरूरत नहीं है, इरेक्टस की स्पीसीज बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोर्फोलॉजी इनकी ज्यादातर जो है वो होमो हाइडलबर्जेंसिस से जो है वो मिलती जुलती है। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इसको होमो रोडेंसिस की कैटेगरी में रख देना चाहिए, इनकी अलग से ही कैटेगरी बना दो। उसके अंदर किस किसका नाम है? आर्थर स्मिथ वुडवर्ड। तो वुडवर्ड का बेसिकली 1921 की पहली ही रिसर्च थी उनकी, तो उन्होंने जो है वो इसका स्पेसिफिक नेम जो है वो बनाया, और इनका कहा कि अगेन ना ही पूरी तरह से मोर्फोलॉजी इट इज अलाइंड विद एनी ऑफ द स्पीसीज, जब जो 1921 के अंदर मिली थी किसी स्पीसीज के साथ तो ये अलाइन नहीं कर रहा है, तो इसको जो है वो अलग तरीके से होमो रोडेंसिस की तरह से ही जो है वो आपको लिख देना चाहिए। फिर उसके बाद 2001 की रीसेंट रिसर्च आती है जे जे हुबलिन। हुबलिन जो है वो अगेन ही कंसिडर्ड द होमो रोडेंसिस एज अ वैलिड टेक्सन, और उन्होंने कहा दैट दीज रिप्रेजेंट, जो आपके पास ये जो होमो रोडेंसिस है, दे रिप्रेजेंट the hominins or the archaic Homo sapiens that lived in Africa around the middle Pleistocene period. ठीक है,
तो जो मिडिल प्लाइस्टोसीन पीरियड, बिकॉज अफ्रीका के अंदर जब हमने बाद में एक्सकेवेशंस वगैरह की हैं, तो मिडिल प्लाइस्टोसीन पीरियड यानी कि 2.5 लाख साल पहले, 2.5 लाख 2 लाख साल पहले जो एक होमोसेपियंस का असेंबलेज मिला है वो काफी ज्यादा वाइड है। ठीक है, तो आपके पास सेंट्रल एशिया के अंदर भी कुछ होमोनिन्स मिले हैं, सॉरी सेंट्रल अफ्रीका के अंदर भी कुछ होमोनिन्स मिले हैं, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी होमोनिन्स मिले हैं, साउथ पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर भी जो है वो होमोनिन्स मिले हैं। तो इनका बेसिकली मानना ये है, हुबलिन का मानना ये है कि रोडेंसिस मैन जो आपको मिला है वो इन्हीं होमोनिन्स का जो है वो पार्ट है। आप इसको जो है वो रोडेंसिस मैन को अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो रख के आप इसको जो है वो अलग तरीके से स्टडी कीजिए। ठीक है, दिस इज व्हाट हुबलिन वांट्स। ठीक है, अब बेसिकली इसके जो है वो अलग अलग होमोनिन्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, यहां तक जो है वो आपकी फाइलोजेनी कवर हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके होमो इरेक्टस के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। ब्रो रिजेस बिल्कुल जो है वो इसके होमो इरेक्टस जैसे हैं। एक छोटा सा सेजिटल कील भी आपको बाद में मिला है, दिस पार्ट, दिस इज यहां पे एक रिज सा होता है, दैट इज नोन एज द सेजिटल कील। वो जो है वो अगेन इरेक्टस का फीचर है, इनमें है। ठीक है, तो कई लोग जो है इसको इरेक्टस वगैरह के अंदर भी जो है रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो these are some of the anthropological perspectives regarding the, हाँ हाँ बोलो बोलो। सैजिटल कील जो है वो क्रेस्ट, इट इज बिगर। सैजिटल क्रेस्ट का हम यूज करते थे इन दी पैरांथ्रोपस। जब आपके पास ये जो बीच वाला पोर्शन है ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। सैजिटल कील इज, हाँ सैजिटल कील इज बेसिकली जब वो छोटा हो जाता है पोर्शन और यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो आपके पास रेमिनेंट रह जाता है, दैट इज नोन एज द सैजिटल कील। ठीक है, गॉट द पॉइंट। देन उसके बाद बात आती है अब, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन दी होमो इरेक्टस आल्सो। ब्रो रिज काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, सैजिटल कील है आपके पास जैसे इरेक्टस के अंदर थी। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए जो है वो टोबियास, फिलिप टोबियास जो है वो कहते हैं कि जो आपके पास देयर आर सिमिलैरिटीज विद दी होमो इरेक्टस आल्सो, तो आप जो है वो इसको होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की तरफ जो ट्रांजिशनिंग फॉर्म है उसको जो है वो इस तरह से रख लीजिए, इसको जो है वो इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस की कैटेगरी के अंदर रख दीजिए। देन उसके बाद मिलफोर्ड वोल्पोफ, सो ही एडवोकेटेड फॉर द मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस। तो वो कहते हैं कि रोडेशियन मैन से अफ्रीका का होमोसेपियन बना होगा, तो इसको जो है वो आप उस कैटेगरी के अंदर रखिए। ठीक है, इसको जो है वो इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस या फिर आपके पास आर्किक होमोसेपियन की कैटेगरी में रख दीजिए, जिससे जो है वो आपके पास अफ्रीका का जो होमोसेपियन है वो बना होगा। ठीक है, तो अगेन सम पीपल दे आल्सो हैव दिस कि आपके पास जो है वो एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ हाइडलबर्जेंसिस की तरह जो है इसको देखा जाना चाहिए। सो जिसके अंदर जो है वो 73 साल आते हैं, 2000 में जो है वो इन्होंने काम किया। तो 73 साल बेसिकली आर्ग्यूड दैट द मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द रोडेशियन मैन एंड द मॉडर्न होमो हाइडलबर्जेंसिस दे आर द सिग्निफिकेंट। ठीक है, दे आर सिग्निफिकेंट इनफ ताकि इनको जो है वो सेपरेट स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा जा सके। ठीक है, तो इन अगेन 73 साल का जो व्यू पॉइंट है वो आपके पास जो है वो इन्हीं के साथ मिलता है, वुडवर्ड और हुबलिन के साथ मिलता है। ठीक है, सो अगेन इनका जो क्रेनियल वॉल्ट का शेप है, फेशियल मॉर्फोलॉजी है, इनके जो फीचर्स हैं 73 साल का मानना है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, सो इस तरह से इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हम देखते हैं। अब बेसिकली अगेन हम वापस आते हैं एरिक ट्रिकॉस के ऊपर। अब ट्रिकॉस जो हैं वो, उनका आपने काम पढ़ा था जब हम इरेक्टस कर रहे थे, उनका आपने तब भी काम पढ़ा जब हम नियंदरथाल कर रहे थे। तो नियंदरथाल के रिगार्डिंग भी उन्होंने यही बात की थी कि रादर देन क्लासिफाइंग नियंदरथाल मैन इनटू द प्रोग्रेसिव एंड द क्लासिकल टाइप, आपको नियंदरथाल मैन को उसके फंक्शनल मोर्फोलॉजी के हिसाब से देखना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शनल मोर्फोलॉजी? उनका मानना है, और जो कि सच भी है, कि अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस होती हैं।
तो आप जब भी फाइलोजेनेटिक स्टेटस किसी स्पीसीज का बनाते हो तो उसके अंदर आपको ये देख लेना चाहिए कि कौन सी ऐसे फेशियल फीचर्स हैं या फिर कौन से ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि प्योरली एनवायरनमेंट के हिसाब से बने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइडलबर्ग के जो बड़ा साइनस है, ऑब्वियसली इट वाज मेड बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। चाइना मैन के अंदर बड़ा साइनस और उनके जो ये चीक बोन्स हैं वो थोड़े से बैकवर्ड रिसीड कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जावा मैन के पास जाते हो, जावा मैन का प्रोग्नेथिज्म और जावा मैन के बड़े दांत, ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। सिमिलरली आपके पास जो है, जो अगर आप नियंदरथाल मैन के पास जाते हो तो आपके पास जो कैनाइन फोसा है और जो आपके पास अंदर वाली जो इतनी बड़ी मिड फेस के अंदर कैविटी दिखाई देती है, वो सारी चीजें जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन। क्योंकि उनका कल्चर जो है वो ऐसा था दैट दे यूज्ड देयर टीथ फॉर मेकिंग ऑफ द टूल्स। तो जब आप दांत यूज कर रहे हो अपने टूल्स को बनाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम काइंड ऑफ मतलब कुछ ना कुछ आपको जो है शॉक अब्जॉर्बर्स रखने पड़ेंगे। तो आपके पास वो जो मिड फेस की कैविटी है इन दी नियंदरथाल मैन, वो जो है वो एक शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रही है। बड़ा साइनस हवा को गर्म करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एक फंक्शनैलिटी होती है आपकी बॉडी में, उसका कोई ज्यादा लेना देना जो है वो आपके पास आपकी इंसेस्टरशिप के साथ नहीं होता है। ठीक है जी। तो आपके पास एरिक जो है वो इसी चीज को यहां पे कहते हैं। सो वो कहते हैं दैट द प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस, वो बेसिकली आपके पास जो है वो दे मे सर्व टू रीइंफोर्स द फ्रंटल बोन अगेंस्ट द स्ट्रेस। सैजिटल कील का डेवलपमेंट इनके अंदर हुआ है, तो अगेन जो है वो ये करेनियम को जो है वो रीइंफोर्स करने में काम आता होगा। तो उनका बेसिकली मानना ये है कि उस टाइम के ऊपर दे यूज टू हंट, बिकॉज दे यूज टू हंट, तो आपके पास जो चोट है वो आपके पास इस एरिया के अंदर भी लगती होगी। ठीक है। तो जब चोट जो है वो इस एरिया के ऊपर ज्यादा लगती है तो जनरली ये देखा जाता है कि आपके पास जो ब्रो रिजेस हैं वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बनना शुरू हो जाती हैं। यहां पे जो है वो आपके पास जो कैल्क्राइन स्ट्रक्चर्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो वही चीज जो है वो यहां पे नजर आती है। और उसके बाद बिकॉज आपको चोट ज्यादा लग रही है और आपको जो है वो थोड़ा बहुत फेशियल मसल मास की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बार बार जो है वो आपका टकराव हो रहा है किसी दूसरे एनिमल के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको अगेन उस मसल मास को सपोर्ट करने के लिए एक सैजिटल कील की भी जरूरत होगी। ऑब्वियसली क्रेस्ट विल नॉट बी देयर। ठीक है। इतना बड़ा जो है वो जहाज नहीं बनेगा ऊपर, बट एक जो है वो छोटी सी कील की जरूरत तो पड़ेगी कि थोड़ा बहुत मसल मास जो है वो सपोर्ट किया जा सके। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो इनके पास एक छोटी सी सैजिटल कील भी है और आपके पास जो है वो ब्रो रिजेस भी हैं। ठीक है। तो इस तरह से एरिक टर्कास जो है वो बेसिकली कहते हैं कि दीज आर दी फंक्शनल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है। इस चीजों के ऊपर जो है वो इस तीन चीजों के बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये लोग जो है वो किसी होमो इरेक्टस की कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं, क्योंकि होमो इरेक्टस के दीज आर बेसिकली दी फंक्शनल फीचर्स। ठीक है। देन उसके बाद वेरिएबिलिटी विद इन दी होमोनिन्स। वो कहते हैं देन अगेन दिस इज गिवन बाय विलियम होवेल। वो कहते हैं कि आपके पास अगर हम मॉडर्न होमोसेपियंस को देखें तो मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। अगर हम कंपेयर करें इन्यूट पॉपुलेशन को जो कि पोल्स के ऊपर रह रही है, और हम कंपेयर करें यूरोपियन पॉपुलेशन को, उसको हम कंपेयर करें एशियन पॉपुलेशन के साथ, एशियन पॉपुलेशन को कंपेयर करें हम अफ्रीकन पॉपुलेशन के साथ, जो मोर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं दे आर डिफरेंट। ठीक है जी। इन्यूट के पास जो स्कल कैप है इट इज मोर राउंडेड। जैसे ही आप नीचे उतरते हो अफ्रीकन पॉपुलेशंस के अंदर पहुंचते हो, द स्कल कैप इट बिकेम और इट बिकम्स मोर डोलिगोसेफेलिक। जैसे ही आप यूरोपियन पॉपुलेशन के अंदर पहुंचते हो द स्कल कैप इट बिकम्स मोर ब्रैकिसेफेलिक।
ब्रॉड हो जाता है। जैसे ही आप एशियन पॉपुलेशंस के अंदर मंगोलॉइड फीचर्स के अंदर पहुंचते हो, ना ही पूरी तरह से ब्रैकेसेफेलिक है, ना ही पूरी तरह से डोलिगोसेफेलिक है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आपके पास आज भी ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। तो इनका बेसिकली ये मानना था कि वैसे ही तब जो है वो आपके पास कुछ ह्यूमन पॉपुलेशंस बनी होंगी और उनके अंदर जो है वो अलग अलग वेरिएबिलिटी दिखाई दी है। तो इनको जो है वो विलियम हॉवेल ने होमोसेपियंस की कैटेगरी या फिर आर्के होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर ही रखने की जो है वो कोशिश की है। ठीक है जी। तो इस तरह से दीज आर दी कंटेंडिंग पोजीशंस बेसिकली, जहां पे जो है वो हम होमो या फिर आपके पास जो होमो रोडेंसिस है उसको रखने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ रही है भाई सबको? ठीक है। होमो रोडेंसिस के अंदर उतने ज्यादा फिजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इसकी फाइलोजेनिक पोजीशन कहां पे रखी जाए। ठीक है, इसको होमोसेपियन के अंदर रखें, इसको हाइडलबर्ग के अंदर रखें, इसको रोडेंसिस के अंदर रखें। ठीक है, इसको जो है वो आर्के होमोसेपियन का दर्जा दे दें चुपचाप, इरेक्टस के अंदर रखें, कहां पे रखें इनको? ठीक है। तो ये जो एक हमारा जो फाइलोजेनेटिक पोजीशन का जो एक डिबेट है, इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर होमिनिड। ठीक है जी। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में 3 मॉडर्न होमोसेपियंस जो है वो गिवन है। ठीक है, क्रो मैग्नन, चांसलीडे, ग्रिमाल्डी। ठीक है। और हमने अगर आर्कियोलॉजिकल फेजेस की बात करें हम लोग, तो आर्कियोलॉजिकल फेजेस के अंदर हमने देखा था कि जो आपके पास लोअर पेलियोलिथिक है वहां पे 2 लोग जो है वो मौजूद थे। लोअर पेलियोलिथिक एक ऐसा फेज है जिसके अंदर अभी आपकी टेक्नोलॉजी बननी शुरू हुई है या फिर टूल्स अभी आपके बनने शुरू हुए हैं। ठीक है। रेमंड डार्ट वगैरह ये लोग जो है वो कुछ मानते थे कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलोपिथिकस, बट उसके बाद उसको हमने खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के कैसे? बिकॉज वो मानते थे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो आपके पास बोन्स के टूल बनाता था, दांतों के टूल बनाता था, जो हॉर्न थे उसके टूल बनाता था, जिसको हमने जो है वो डोंटो ऑस्टियोकरेटिक जो है वो कल्चर जो है वो कहा था, या फिर ऑस्टियोडोंटोकरेटिक, जो मर्जी कह लीजिए। ठीक है, उस तरह का जो है वो कल्चर उन्होंने बनाया। बट हमने इस चीज को खारिज कर दिया कि नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हो आप, आगे चल के जो लीकी फैमिली है वो होमो हैबिलिस की खोज करती है। और होमो हैबिलिस की जब खोज होती है तो होमो हैबिलिस के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहां पे बड़े बड़े जो चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं वो बनते हैं। तो वहां पे बिकॉज चॉपर चॉपिंग टूल्स बन रहे हैं, हम उनको भी लोअर पेलियोलिथिक के अंदर जो है वो रख देते हैं। सो फर्स्ट इज दी होमो हैबिलिस। देन उसके बाद हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं। तो होमो इरेक्टस तो प्रॉपर जो है वो इंडस्ट्री इसने बनानी स्टार्ट कर दी थी। 2 तरह के जो टूल्स हैं वो इसने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। द फर्स्ट वाज ऑब्वियसली द ओल्ड वन टूल्स, जिसकी टेक्निक जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूड थी, बड़े बड़े चॉपर चॉपिंग टूल थे। ठीक है। और अगेन होमो हैबिलिस के साथ भी अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं, दैट इज द ओल्ड वन टूल। ठीक है, बिकॉज ये उसी जोग्राफिकल रेंज के अंदर निकले थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस जो है वो अपनी ओल्ड वन टूल टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करता है। किसके अंदर इवॉल्व करता है? अशूलियन टूल इंडस्ट्री के अंदर, या फिर अशूलियल टूल टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है जी। बड़े टूल्स हैं, उनको काट के प्रेशर फ्लेकिंग के जरिए या फिर इनडायरेक्ट परिकशन के जरिए, कंट्रोल्ड फोर्स के जरिए एक स्पेसिफिक स्टोन टूल्स, खास करके हैंड एक्सिस जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी वेरिएबिलिटी है। जो आपके पास एर्गस्टर है उसके अंदर एवोल्यूशन दिखाई देता है कि वो अशूलियन तक इवॉल्व कर रहा है।
चाइना मैन के अंदर एवोल्यूशन बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है कि वो जो है वो अशूलियन को इतना अच्छे तरीके से, इतना सीरियस ले जाते हैं, इतना अच्छे तरीके से बनाते हैं कि उन्होंने पॉइंट्स भी अशूलियन टेक्नोलॉजी से बनाने स्टार्ट कर दिए, प्राइमरीली बिकॉज उनके पास रॉ मटेरियल भी था। ठीक है जी। जावा के अंदर आते हो, जावा में अशूलियन है ही नहीं। ठीक है, वहां पे आपके पास ये हाइपोथाइज किया था मूवीज ने, याद हो अगर आपको, कि जावा के अंदर देर वर बैम्बूज, और वो लोग जो है वो बैम्बूज को काटते होंगे और बैम्बूज से ही जो है वो काम चला चला लेते होंगे थोड़ा बहुत। तो जावा के अंदर आपके पास जो है वो ओल्ड वन टूल टेक्नोलॉजी तो मिल जाती है, लेकिन अशूलियन का बिल्कुल भी संकेत नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगेन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट यू हैव समवेयर यू विल हैव द एवोल्यूशन टुवर्ड्स द अशूलियन। कईयों पे जो है वो आपके पास एवोल्यूशन नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये तो है बात, ये कहानी है, एक ब्रीफ सी कहानी है आपके पास लोअर पेलियोलिथिक की। देन यू मूव अप टिल द मिडल पेलियोलिथिक। फिर मिडल पेलियोलिथिक के अंदर कहानी क्या आती है? मिडल पेलियोलिथिक के अंदर होमो इरेक्टस इज देयर, अशूलियन टेक्नोलॉजी इज देयर, कंटिन्यूएशन ऑफ अशूलियन टेक्नोलॉजी इज देयर। ठीक है, बट उसके साथ साथ देयर इज अनदर स्पीसीज कॉल्ड द नियंदरथाल मैन। और नियंदरथाल मैन को हमने फ्रांस के ला मुस्टेरिया केव से जब उसकी खोज की, तो वहां से एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हमें मिली। टेक्नोलॉजी क्या थी? टेक्नोलॉजी ये थी कि एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास लोअर पेलियोलिथिक के अंदर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं लावोलुशियन फ्लेकिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पेलियोलिथिक। लावोलुशियन फ्लेकिंग के अंदर क्या करते हो, ये आपके पास एक बड़ा स्टोन है, ये स्टोन जो है वो जनरली इट इज नॉट द सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये जो है वो आपके पास क्वार्ट्जाइट वगैरह होता है, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। उसके ऊपर आपने पहले स्कार्ट लगाया इस तरह से इसको मार के, फिर उसके बाद 130 डिग्री एंगल के ऊपर जो है वो इसको रख दिया आपने, इस तरह से इसको रखा। ठीक है, और इनडायरेक्ट प्रिकशन, डायरेक्ट प्रिकशन होता है ये वाला, इनडायरेक्ट प्रिकशन होता है आपने बीच में रखा इसको, और देन उसके बाद आपने ऊपर से जो है वो हिट करना स्टार्ट किया। आपने जब इसको हिट किया तो एक फ्लेक निकल जाएगा, दूसरे फ्लेक से एक अगला स्कार बन जाएगा, वहां से फिर आपने जो है इसको इस तरह से रखा, फिर से हिट किया, फिर से एक स्कार निकल गया। दिस काइंड ऑफ टूल टेक्नोलॉजी इट इज नोन एज द लेवोल्यूशन टूल टेक्नोलॉजी। तो आपने जो है वो लेवोल्यूशन टूल्स बनाने स्टार्ट किए, और लेवोल्यूशन को आप निकालते थे, बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश करते थे, थोड़ा बहुत चिप करते थे उसको, और देन उसके बाद जो है वो आप उसको किसी भी बोन के साथ, किसी भी वुड के साथ हाफ्ट किया करते थे, अपना मस्ती से जो है वो शिकार खेलते थे। ठीक है, तो ऐसा जो है वो आपके पास मिडिल पेलियोलिथिक के अंदर नियंदरथाल मैन ने करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहां तक जो है वो अब तक आप क्लियर हो। फिर उसके बाद बात आती है होमोसेपियंस की, जो कि आपके पास अपर पेलियोलिथिक का पार्ट बनते हैं। अपर पेलियोलिथिक, खास करके द यूरोपियन अपर पेलियोलिथिक, इसके अंदर जो पहला नाम आता है और जो सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है वो है हमारे भाई साहब क्रो मैग्नन। ठीक है जी, तो क्रो मैग्नन अपर पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर रहे। दे वर एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन, या फिर सिंपल मॉडर्न होमोसेपियन जिसको हम कहते हैं। ये यूरोप के अंदर रहा करते थे, एंड दे हैव एग्जिस्टेड रफली बिटवीन 56,800 टू 10,000 ईयर्स अगो। अब नियंत्रथाल की डेट क्या है, कोई बता सकता है? नियंत्रथाल की डेट जो है वो तकरीबन हम 2 लाख साल से, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, 2 लाख टू 35,000, या फिर आपके पास 40,000 ईयर्स अगो। अब बेसिकली देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन टू। ठीक है, 56,800 ईयर्स अगो यहां पे है, और आपके पास 35,000 साल ये है। ठीक है, तो संकेत जो है वो ये है कि हो सकता है कि इनकी भी जो है वो कोई नियंदरथाल के साथ जो है कोई रही हो। ठीक है, नियंदरथाल मैन के साथ जो है वो हो सकता है कुछ जो है वो रिश्तेदारी निकाली हो, इन्होंने भी शादियां वगैरह की हो। ठीक है, ऑल्सो दे आर कॉल्ड द यूरोपियन अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस, या फिर यूरोपियन एंसेस्ट्रल मॉडर्न ह्यूमंस, की जो यूरोपियन पॉपुलेशन है, या फिर यूरोप के अंदर आने वाले जो पहले मॉडर्न होमोसेपियंस थे वो ये थे, जिन्होंने आगे यूरोपियन पॉपुलेशन को जो है वो बढ़ाया है। ठीक है, ये भी कहा जाता है। ठीक है,
these populations they migrated from the West Asia into Europe, where they existed or coexisted, interbred with the Homo neanderthalensis. ठीक है, so this is the brief history of the Cro-Magnon man. फिर उसके बाद Neanderthals eventually went extinct 40,000 से 35,000 साल पहले, ये खत्म हो गए. ठीक है, जो लास्ट इनका रिजॉर्ट था वो कहां पे था नियंदरथाल मैन का? इट वाज इन जबराल्तर. ठीक है, तो जबराल्तर के अंदर जो है वो आपके पास डेट आती है 37,000 साल की, तो हम मोस्टली मान लेते हैं दैट दे वेंट एक्सटेंट अबाउट 35,000 ईयर्स अगो. द नेम क्रो-मैग्नन इट कम्स फ्रॉम द रॉक शेल्टर, जो कि आपके पास फ्रांस से मिली है. ठीक है, किस सिटी से एक्सेट्रा एक्सेट्रा जरूरत नहीं है, ये जो है वो आपके पास फ्रांस से मिली है. सबसे पहले 1868 के अंदर जो है इसके रिमेन्स जो है वो लुइस लार्डेट ने जो है वो डिस्कवर किए थे. फिर उसके बाद बात आती है इसका जो कंप्रीहेंसिव एनालिसिस जो है जब हम करते हैं तो इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता है. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, बट द कल्चरल डेवलपमेंट्स दे बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्रो-मैग्नन से अभी तक कुछ प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया है, बट अशूलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ऑर्गेनेशियन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, मोस्टेरियन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है. ठीक है, तो द क्रो-मैग्नन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले क्रो-मैग्नन ही थे. ठीक है ना, तो वहां पे आपको क्रो-मैग्नन जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. और कोई मुझे ज्यादा जो है वो अगेन आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड इन दैट कि अगर क्रो-मैग्नन की कल्चर से बड़ा ही डेडिकेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया 20 नंबर में या 15 नंबर में, क्योंकि बार बार जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से या फिर जो आपके पास अपर पेलियोलिथिक यूरोप से जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड दे नो कि बच्चे क्रो-मैग्नन को यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं. क्रो-मैग्नन का जो एक हैप्लोग्राफ है वो नहीं बता रहे हैं. हैप्लोग्राफ का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, जिससे हम जो है वो एंसेस्ट्री आगे ड्राइव करते हैं, वो जो है वो बच्चे नहीं बता रहे हैं. ठीक है, तो यूपीएससी पर्टिकुलरली वहां से जो है वो चीजों को उठाएगा अभी. सो दिस इज मिस्टर क्रो-मैग्नन. ठीक है, सो द क्रोनोलॉजी ऑफ द क्रो-मैग्नन मैन. ठीक है, अपर पेलियोलिथिक के अंदर आया था और धीरे धीरे जो है वो यूरोप के अंदर ही इवॉल्व किया. तो सबसे पहले जो है वो आपके पास वेस्ट एशिया से ये आया, यूरोप के अंदर जो है वो आपके पास दाखिल हुआ तकरीबन 56,800 ईयर्स अगो. और इसके एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके पास मैंड्रिन केव सिस्टम से. ठीक है, मैंड्रिन केव सिस्टम के अंदर देयर आर अर्लीस्ट एविडेंसेस दैट कम्स फ्रॉम द ह्यूमन टीथ और स्टोन टेक्नोलॉजी. ठीक है, दो चीजें जो है वो आपके पास मिली थी. कुछ बिल्कुल मॉडर्न होमोसेपियन के दांत मिले थे आपको, कुछ जो है वो स्टोन टूल्स मिले थे. जब डेटिंग की गई तो डेट्स जो है वो यही निकली. तो हमने ये अंदाजा लगाया कि आपके पास जो है, बिकॉज इट वाज द मैंड्रिन, इट इज नियर द वेस्ट एशिया, हमने अब तक जो है वो ये अंदाजा लगा लिया था कि होमोसेपियंस जो पहले आए, जो पहले माइग्रेशन हुआ, जो अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ था, तो ये माइग्रेशन जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर हुआ. वेस्ट एशिया खास करके इजराइल के अंदर जो है वो आपके पास बहुत ही रीसेंट डेट्स भी आई हैं होमोसेपियन की, और बहुत ही बाद वाली डेट जो है वो निकली है होमोसेपियन की. 1 लाख साल वाली डेट भी निकली है, 40,000 साल वाली डेट भी निकली है. ठीक है, तो इससे जो है वो हमने हाइपोथाइज किया कि ये लोग जो है वो हो सकता है कि वेस्ट एशिया से जो है वो आपके पास यूरोप के अंदर जो है उन्होंने एंट्री मारी हो. ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को जो है वो हमने नाम दिया है नेरोनियन इंडस्ट्री. ठीक है, इंपॉर्टेंट. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्री, नेरोनियन इंडस्ट्री, जो कि आपके पास जो है वो मैंड्रिन केव सिस्टम से जो है वो मिलती है. ठीक है, देन उसके बाद बात आती है बाकी इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से ड्राइव हुई. पहली तो बात है यही इंडस्ट्री आती है
जो कि आपके पास मैंड्रियन केव के अंदर आपको मिली है, नेरोनियन इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर नेरोनियन इंडस्ट्री का क्या टाइम क्या है, 56,000 ईयर्स अगो। ठीक है, यही इंडस्ट्री जो है वो हम मानते हैं दैट इट इवॉल्व्ड इनटू द टूल इंडस्ट्री ऑफ द सेंट्रल यूरोप, जिसको जो है वो हम कहते हैं बचूनियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो बचूनियन इंडस्ट्री की जो डेट है वो निकल के आती है हमारे पास 48,000 ईयर्स अगो। यही बचूनियन इंडस्ट्री इट इवेंचुअली इवॉल्व्स इनटू द प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री। प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री जिसका जो है वो आपके पास डेट निकलती है 45,000 साल पुरानी। ठीक है जी, तो दीज आर द इंडस्ट्रीज जिससे जो है वो आपके पास ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री जो है वो बनी है। नाउ यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर जो है वो इसका एवोल्यूशन पर्टिकुलरली ऑर्गेनेशियन का पूछ लें। ठीक है ना, तो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री का एवोल्यूशन मैं दोबारा फिर से जो है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस तरह से हुआ है। सबसे पहले नेरोनियन इंडस्ट्री आई, फिर उसके बाद जो है वो बचूशियन इंडस्ट्री और द बचूशियन इंडस्ट्री, जो सेंट्रल यूरोपियन इंडस्ट्री है वो आती है, बचूनिशियन इंडस्ट्री या बचूशियन एज यू मे कॉल इट। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो बात आती है प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री की। प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री जो कि 45,000 साल पहले जो है वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री कहां पे मिली है, इट इज अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट, दनूबे रिवर के अराउंड, और मेडिटेरेनियन कोस्ट के अंदर इसका जो है वो असेंबलेज मिलता है आपको। ठीक है जी, तो आपके पास यहां पे यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, आपने सबसे पहले ओल्डवान इंडस्ट्री की। ओल्डवान इंडस्ट्री के अंदर कौन से टूल सबसे ज्यादा थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स जो है वो सबसे ज्यादा थे। फिर उसके बाद आपने जो है वो कौन सी इंडस्ट्री की थी, अशूलियन इंडस्ट्री। अशूलियन इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर हुए हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद अगली इंडस्ट्री आती है दैट इज द मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री। मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री के कौन लोग सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास मशहूर होते हैं, दैट इज हैंड एक्सेस, तो वही वैसे का वैसा रहता है। कुछ फ्लेग के बने हुए नाइव्स, कुछ फ्लेग टूल्स जिसके अंदर नाइव्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसी का एवोल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से होता है ब्लेड्स के अंदर। ठीक है, ब्लेड्स जो कि आप आज भी जो है वो यूज कर रहे हो। ठीक है, और आपके पास जो है वो उस तरह, मतलब वो जो आजकल आप सर्जिकल ब्लेड्स यूज करते हो या फिर आपके पास जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लेड्स जो है वो यूज होते हैं, बिल्कुल उस तरह के जो ब्लेड्स का एक जो कंटिन्यूएशन है वो यहां पे शुरू होता है। ठीक है, आगे चल के आपको और चीजें पता चलेंगी जब हम आर्कियोलॉजी करेंगे। ठीक है, वर्ड आर्कियोलॉजी करेंगे। तो आपके पास जो है वो इस तरह से प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री जो है वो बननी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर ब्लेड्स और ब्लेडलेट्स की टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो अगेन हम देखते हैं कि चॉपर चॉपिंग टूल से हैंड एक्सिस से, हैंड एक्सिस से क्लीवर्स वगैरह की तरफ, फ्लेक टूल्स की तरफ, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप ब्लेड्स की तरफ, बहुत छोटे छोटे बहुत ही दमदार टूल्स की तरफ जो है वो आप रुख कर लेते हो। ठीक है, बहुत पतले और बहुत ही तीखे टूल्स, और इन्हीं ब्लेड टूल्स की वजह से यू आर एबल टू मेक द एरो हेड्स। ठीक है, तीर बनाने की कोशिश आप करते हो, बिकॉज इनके अंदर क्या था, जब तक आप बड़े फ्लेक टूल्स बना रहे हो, ठीक है, तो बड़े फ्लेक टूल्स के अंदर क्या है कि आप अगर पीछे से जोर से जो है वो इस तरह से भाला भी फेंकोगे, तो भाला जो है वो, बिकॉज यू हैव नॉट क्रैक्ड द एरोडायनेमिक्स, भाला जो है वो निशाने के ऊपर लगने के बहुत कम चांसेस हैं। जिस वजह से हम देखते हैं कि जो नियंदरथाल मैन है उसके जो ऊपर वाले नुचल मसल्स हैं वो काफी ज्यादा बने रहते हैं। तो नियंदरथाल मैन इस तरह से हंटिंग नहीं करता है, नियंदरथाल मैन इस तरह से हंटिंग करता है, वो एनिमल के पास जाता है, देन ही यूज टू हंट इट, क्योंकि एरोडायनेमिक्स तब तक जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बना था।
But Homo sapiens, particularly the Cro-Magnon man, they were able to make the blades. ब्लेड्स जो कि बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा शार्प हैं, और जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से एक वुड के साथ हाफ्ट कर सकते हो, और वुड को भी नॉच करके आप जो शेप देना चाहते हो वो शेप दे देते हो। तो द नॉचिंग टेक्नोलॉजी इट डेवलप्ड हियर। व्हाट इज द नॉचिंग टेक्नोलॉजी? आपने पेंसिल शार्प की होगी बचपन में। पेंसिल शार्प करने के लिए आप क्या करते थे? जब आपके पास एक ब्लेड होता था, रेजर होता था, तो आप क्या करते थे पेंसिल शार्प करने के लिए? इस तरह से वुड को पकड़ते थे, और वुड को पकड़ के या फिर पेंसिल को पकड़ के इस तरह से शार्प किया करते थे। ऐसे थोड़ी था कि ऐसे मारते थे आप लोग, ना ही आप ऐसे पकड़ के जो है वो उसके ऊपर इस तरह से स्ट्राइक करते थे, नहीं। आपको पता था कि अगर मैं अंगूठे से इसको इस तरह से दबाऊंगा तो माई ब्लेड इज शार्प इनफ कि आप इसको चिप कर दोगे। सो उस तरह के ब्लेड्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, जो कि आगे चल के वुड को जो है वो नॉच कर सकते हैं, वुड को शेप दे सकते हैं। एंड देन यू कैन हैव द एरो हेड ऑन इट, और उससे जो है वो आप अपना दूर से जो है वो किसी जानवर को जो है वो मार सकते हो। तो ऐसी जो टूल टेक्नोलॉजी है उसकी बनने की जो शुरुआत है वो यहाँ पे प्रोटो ऑर्गेनेशियन से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्रोटो ऑर्गेनेशियन खुद कहां से शुरू होती है? बाचुनेशियन इंडस्ट्री से। ठीक है, अबाउट 48,000 ईयर्स अगो। और अगर इससे पीछे जाओ तो आपके पास जो है वो नेरूनियन इंडस्ट्री जो है वो आपको मिलती है। ठीक है जी। अब बात आती है, यहां तक प्रोटो ऑर्गेनेशियन तक पहुंच गए, फिर उसके बाद बात आती है ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री की। ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री तकरीबन 29,000 साल पुराने पहले जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, मतलब आपके पास जो है वो 29,000 साल तक जो है वो डेवलप होती है टू फ्रॉम दी 43,000 ईयर्स अगो। ठीक है जी। तो इसकी इमरजेंस जो है वो 40,000 साल पहले हम मानते हैं। ठीक है, सो 5,000 साल तक ये चली, प्रोटो ऑर्गेनेशन चली, फिर उसके बाद 40,000 साल पहले ये आ गई। ठीक है, और ये जो है वो साउथ टू सेंट्रल यूरोप जो है वो आपके पास बनती है। द पॉसिबल एनवायरमेंटल इवेंट तब जो है वो आपके पास हेनरिच 4 इवेंट हुआ होगा, जिसके अंदर जो है यू हैड अ लावा इरप्शन। लावा इरप्शन के बाद जो है वो आपके पास एकदम से एनवायरमेंट जो है वो कूल हुआ। ठीक है, एंड इवेंचुअली इस इरप्शन की वजह से आपके पास, या फिर इस तरह से इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से जो एग्जिस्टिंग होमोनिन्स थे उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो डिस्ट्रेस पैदा हुआ, और ये लोग जो है वो इस इरप्शन के बाद आपके पास जो है वो फैलना शुरू कर देते हैं, क्रोमैग्नन्स जो है। ठीक है, अगेन इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आ रहा है चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दीज ब्लेड्स एक्सेट्रा 40,000 साल पहले जो है वो आपके पास इन दी अपर पेलियोलिथिक पीरियड आपके पास जो क्रो-मैग्नन मैन है वो पूरे यूरोप के अंदर जो है वो फैलना शुरू हो गया। ठीक है, सो दे स्टार्टेड टू डेवलप दी सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल्स, ब्लेड्स हैं, स्क्रेपर्स हैं, ब्यूरिन्स हैं। ठीक है, वो बनाने स्टार्ट कर दिया, और ब्यूरिन्स तो इतने ज्यादा शानदार थे दैट विद द हेल्प ऑफ दोज ब्यूरिन्स हम मानते हैं दैट दे वर एबल टू इनग्रेव ऑन द स्टोन इटसेल्फ। इतने ज्यादा ये लोग जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गए थे। ठीक है, सो यू हैव द आर्ट एंड ऑर्नामेंट्स, आपके पास केव पेंटिंग्स भी दिखाई देती हैं, एंड दीज केव पेंटिंग्स दे बिलोंग टू द क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, आपके पास कुछ पर्सनल ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, इनके अंदर बीड्स मिली हैं, पेंडेंट्स मिले हैं। इन लोगों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, देयर वर फ्लूट्स दैट वर मेड फ्रॉम द बर्ड बोन्स एंड आइवरी। कैसे पता चलता है कि ये फ्लूट है? तो आपके पास जो है आपने बोन को लिया, बोन को अंदर से, क्योंकि आपके पास टूल्स बड़े अच्छे हैं, यू हैव वेरी गुड ब्यूरिन्स, ठीक है, यू हैव वेरी गुड ब्लेड्स। पहले तो आपने उस बोन को शेप किया विद द हेल्प ऑफ योर ब्लेड। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बोन के अंदर आपने जो है वो इस तरह से थोड़ी बहुत जो है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ब्यूरिन्स आपने जो है वो उसके अंदर सुराख करने स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद उन सुराखों के हेल्प से और एक जगह से आपने बोन को जो है वो अंदर से खाली कर दिया। ठीक है, बोन का जो अंदर वाला मास है वो आपने खाली कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। ठीक है, नाउ दिस बोन इज हेलो,
और उसके ऊपर जो है वो आपने बड़े प्रिसाइसली कुछ सुराख कर रखे हैं, ठीक है। नाउ अगर आप इसके साथ ब्लो करते हो, साउंड ब्लो, या फिर आप जो है वो हवा इसके अंदर छोड़ते हो, तो एकदम से जो है वो हवा कुछ स्वर निकलते हुए जो है वो बाहर आएगी। ये जो छोटे छोटे बर्ड्स थे उनके बोन से भी ये बन जाता था, और जो बड़े बड़े दांत थे, हाथी दांत मिले हैं आपको, वो भी अंदर से खोखले हुए मिले हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू क्रिएटेड सम काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद अगर ट्रांजिशन की बात करें, सो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री आपके पास 29,000 साल बाद जो है वो एक ऑल टूल इंडस्ट्री आती है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटीन टूल इंडस्ट्री, उसको जो है वो जगह देनी शुरू कर देती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ग्रेविटीन टूल इंडस्ट्री, जो कि आपके पास 32,000 साल पहले से लेके 22,000 साल तक जो है वो रहती है, ठीक है। कहां पे आई ये जो है वो आपके पास, इट इज इन दी सेंट्रल यूरोप और फ्रॉम द नियर ईस्टर्न कल्चर्स, ठीक है। ज्यादातर जो है वो हम यही मानते हैं कि सेंट्रल यूरोप के अंदर ही ये जो ग्रेविटियन इंडस्ट्री है ये पैदा हुई, ठीक है जी। अब तक हमने क्या किया था कि जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री थी, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर क्या बन रहे थे, बड़े अच्छे ब्लेड्स बन रहे थे, ठीक है, ब्यूरिन्स बन रहे थे, स्क्रेपर्स बन रहे थे। यहां पे इन दी ग्रेविटियन कल्चर आपके पास ज्यादातर जो है वो पॉइंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके पास जो है वो पियर्स कर सकते हैं बड़ा अच्छे तरीके से, किसी भी एनिमल की स्किन के अंदर ये लोग जो है वो पियर्स कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स पहले भी बने थे, पॉइंट्स हमने देखा था दैट देयर वाज एविडेंस ऑफ पॉइंट्स इन दी ज़ूकोदिया केव सिस्टम आल्सो, बट वो पॉइंट्स बड़े ही क्रूड थे, ठीक है। ग्रेविटियन पॉइंट्स, वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉइंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास ग्रेविटियन लीफ पॉइंट्स बनते हैं। ग्रेविटियन लीफ पॉइंट्स कैसे, कि जैसे आपके पास ऐसे लगता है कि जानबूझ के आपने एक स्टोन लिया है, उसको जो है वो आपने लॉरेशियन लीफ देखा है आपने, जस्ट एक बार सर्च करना, बाकी ये चीजें मैंने ज्यादातर जो है वो आर्कियोलॉजी के अंदर छोड़ रखी है, ठीक है। बिल्कुल एक लीफ के शेप के अंदर जो है वो आपने टूल्स बना रखे हैं। सो द एस्थेटिक्स दे अगेन डेवलप्ड हियर, ठीक है, इन द ग्रेविटियन टूल टेक्नोलॉजी। सो इट स्प्रेड इन मच ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है। और आपके पास जो है वो बिकॉज द टूल टेक्नोलॉजी, ग्रेविटियन पॉइंट्स, ग्रेविटियन लीफ टूल्स, दे वर सो सुपीरियर कि इस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन्होंने सेंट्रल यूरोप से पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो दबदबा बना लिया। और धीरे धीरे हमने देखा कि 29,000 साल पहली ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्री है वो चली जाती है, और आपके पास ग्रेविटियन इंडस्ट्री जो है वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। सो आपके पास हम देखते हैं कि 37,000 ईयर्स अगो आपके पास क्रो मैग्नन की जो पॉपुलेशन है वो पूरे यूरोप के अंदर जो है वो फैल जाती है। फिर उसके बाद बात आती है 26,000 साल से लेके 19,000 साल की। इस पर्टिकुलर पीरियड को हम कहते हैं लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम जो है वो ये माना जाता है दैट इट वाज द लास्ट पीरियड जहां पे आपके पास यूरोप में, खास करके आपके पास जो सदर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, उसके अंदर काफी ज्यादा ठंड थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्लेशियर्स ने पीछे खिसकना स्टार्ट कर दिया, और ग्लेशियर्स जो है ठंड लेके फिर उसके बाद नीचे जो है वो नहीं आए। सो दिस इज द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम, LGM जिसको हम कहते हैं। ये 26,500 से लेके 19,000 साल तक जो है वो रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक और टूल टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं दी सॉलिट्रियन कल्चर, ठीक है जी। तो सॉलिट्रियन कल्चर के अंदर अगेन बहुत ही ज्यादा फाइनली क्राफ्टेड लीफ शेप्ड पॉइंट्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लीफ शेप पॉइंट्स कहां से शुरू हुए थे, शुरू हुए थे ग्रेविटियन से, ठीक है। ग्रेविटियन से इवॉल्व होते होते जो है ये पहुंचते हैं सॉलिट्रियन के अंदर, और सॉलिट्रियन के अंदर बहुत ही ज्यादा फेयरली डेवलप्ड जो है वो ये होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। एक छोटी सी और कल्चर होती है, दैट इज द एपिग्रेविटियन कल्चर। जरूरत नहीं है इस चीज को करने की, बट ये याद रखना कि सॉलिट्रियन कल्चर जो है वो आपके पास बन जाती है, ठीक है जी।
सो आपके पास ये सॉलिटेरियन कल्चर आगे चल के जब वार्म क्लाइमेट्स आ जाएंगे और जब आपके पास जो मीजोलिथिक पीरियड जो है वो आपके पास आ जाएगा, जब आपके पास ये क्लाइमेट चला जाएगा और आपके पास जो है वो मीजोलिथिक पीरियड आ जाएगा, वहां पे आपके पास एक और कल्चर बनती है। कल्चर का नाम होता है मगदालिनियन कल्चर। ठीक है, सो ये जो कल्चर्स हैं ये आपके पास बनती है। देन उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड के अंदर मगदालिनियन कल्चर आती है, वहां पे जो है वो आपके पास क्रो मैग्नन मैन मीजोलिथिक तक जो है वो चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको जो है वो काफी सारी खिचड़ी पक गई होगी अब तक की, ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है वो आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं कि इनकी जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हुई है। ठीक है जी, क्योंकि अगेन कल्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ द क्रो मैग्नन मैन, इट इज इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं चलता है, हर बार जो है वो अपर पेलियोलिथिक के ऊपर क्वेश्चन आता है और बच्चे जो है वो क्या ही घास फूस लिख के आते हैं उसके अंदर। मैंने भी टेस्ट वगैरह के अंदर डाले हैं जब क्वेश्चंस, या फिर बाकी जो है वो बच्चों के टेस्ट वगैरह देखे हैं, इवन इन दी टॉपर कॉपीज ऑल्सो। भाई मुझे नहीं पता है कि कई बच्चे जो है वो कैसे नंबर आ जाते हैं उनके, बट मतलब पता ही नहीं कैसे नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना, तो खैर उस कैटेगरी के अंदर तो हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इस चीज को थोड़ा सा याद कर लेना, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि यहां से कुछ ना कुछ घुमा के जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देन सो क्रो मैग्नन के अंदर हमने देखा कि दे आर द अर्लीस्ट नोन एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन, जो कि आपके पास आए थे 56,800 ईयर्स अगो से लेके 10,000 साल तक। वेस्ट एशिया से होते हुए वो यूरोप के अंदर पहुंचे। यूरोप के अंदर नियंदरथाल भी थे और नियंदरथाल के साथ भी जो है वो ये लोग रहे होंगे। सो दिस इज क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन के अंदर देखो नाक बनी हुई है, ठुड्डी बनी हुई है, जो मैंडेबल बोन है वो रिड्यूस्ड है, जो आपके पास जो ये फोरहेड है इट इज रिसीडिंग बैकवर्ड्स, जो ब्रो रिज है इट हैज बीन रिड्यूस्ड, जो आपके पास स्कल कैप है वो थोड़ी सी डॉलिगोसेफेलिक है बट इट इज राउंड। सो दीज आर द फेशियल फीचर्स। ये जो है वो सारी की सारी चीजें जो होमोसेपियंस वाली हैं वो दिखाई देती हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन हमने इनको कैटेगराइज किया है एज एन एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस। ठीक है जी, जो कि आपके पास यूरोप के अंदर 56,800 ईयर्स अगो जो है वो आए होंगे। ठीक है जी, क्रोनोलॉजी की बात आती है। क्रोनोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो अवशेष आए वो मैंड्रिन से मिले आपको। ठीक है, मैंड्रिन जो है वो एक केव सिस्टम है फ्रांस के अंदर, वहां से आपको कुछ टूल, कुछ ह्यूमन दांत मिलते हैं और कुछ जो है वो स्टोन टूल्स मिलते हैं, और इसी कल्चर का जो नाम है वो हम रखते हैं एज द निरोनियन इंडस्ट्री और द निरोनियन कल्चर। ठीक है, तो निरोनियन कल्चर इट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड कल्चर जिसके अंदर जो है वो कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं, और स्टोन टूल्स ज्यादातर जो है वो आपके पास इससे पिछली जो टूल टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनेशियन टूल टेक्नोलॉजी है, उससे ज्यादा मिलते जुलते नहीं है। ठीक है, थोड़े से उससे डिफरेंट हैं, और बाकी जो टूल टेक्नोलॉजी है उससे भी हल्के फुल्के डिफरेंट मिलते हैं आपको। तो इसके लिए हमने एक अलग से जो है वो न्यूरोनियन इंडस्ट्री का जो नाम है वो रख दिया। ठीक है, ये बात आती है। फिर उसके बाद दिस न्यूरोनियन इंडस्ट्री इट गेट्स इवॉल्व्ड इनटू द बचुनिशियन इंडस्ट्री। बचुनिशियन इंडस्ट्री जो है वो आपके पास अगेन इट इज वन ऑफ द शॉर्ट लिव्ड इंडस्ट्री, जो कि आपके पास जो है वो 48,000 ईयर्स अगो जो है वो आपके पास रहती है। इसके अंदर जो है वो अगेन कुछ फ्लेक टूल्स वगैरह जो है वो आपके पास मिलते हैं। सेंट्रल यूरोप के अंदर जो है वो ये इंडस्ट्री मिलती है। दिस इंडस्ट्री इट इवॉल्व्स into the proto ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपके पास ब्लेड्स, ब्यूरिन्स वगैरह जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोटो ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री ये जो 45,000 साल पुरानी बनती है, इट इवॉल्व्स इनटू द ऑर्गेनेशियन कल्चर और द ऑर्गेनेशियन इंडस्ट्री, जो कि आपके पास 43,000 ईयर्स से लेके 29,000 ईयर्स तक रहती है। बहुत कमाल की इंडस्ट्री है और पूरे यूरोप को जो है वो ये
पूरे यूरोप के अंदर जो है वो ये फैलना शुरू कर देती है, फैलना शुरू कर देती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास अगेन क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, कुछ जो है वो वॉल्केनिक ऐश जो है वो यूरोप वगैरह के अंदर पहुंच जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देर आर सोफिस्टिकेटेड टूल्स लाइक ब्लेड्स, लाइट स्क्रेपर्स एक्सेट्रा, वो बनने शुरू हो जाते हैं। और आपके अंदर बिकॉज यू हैव वेरी एफिशिएंट ब्यूरेंस जो कि स्टोन के ऊपर भी इनग्रेविंग कर सकते हैं। और हमें ये मिला है कि जो स्टोन टूल्स आपने बनाए, तो जैसे आजकल जो है वो हम देखते हैं कि कोई एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो अगर कोई ट्रैक्टर लेके आता है तो ट्रैक्टर के ऊपर जो है बड़ा बड़ा अपना नाम लिखवा लेता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो आकृतियां बनानी स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ही लव्स हिज टूल्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कोई भी आपके पास जो है वो कोई भी किसी भी तरह का हल लेके आता है, उसके ऊपर जो है वो अपना नाम लिखवा लेता है। दीज थिंग्स हैपन। ठीक है जी। तो बेसिकली आपके पास जो है वो इसके अंदर भी ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, ये भी जो है वो आपके पास अपनी स्टोन टूल्स बनाते हैं, तो स्टोन टूल्स के ऊपर जो है वो इनग्रेविंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो ब्यूरेंस डेवलप हुए वो इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर द इनग्रेविंग्स। ठीक है जी। तो वैसी जो कारनामे हैं वो ये करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो देन उसके बाद दिस इंडस्ट्री इट डेवलप्स, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री डेवलप्स इनटू द ग्रेविटियन कल्चर, जो कि अगेन सेंट्रल यूरोप के अंदर जो है वो आपके पास मिली है। ठीक है, सो ग्रेविटियन इंडस्ट्री के अंदर अगेन आप ये जो पॉइंट्स वगैरह थे, ये जो ब्यूरेंस वगैरह थे, इन वो जो है वो और ज्यादा डेवलप करते हो, इनको और ज्यादा इवॉल्व करते हो। ठीक है, दिस ग्रेविटियन इंडस्ट्री अगेन बहुत अच्छी इंडस्ट्री होती है, बट देन इट अगेन इट ऑल्सो इवॉल्व्स इन दी लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम, जो कि आपके पास 26,500 से लेके 19,000 साल तक रहता है, इनटू दी सॉलिट्रियन कल्चर। सॉलिट्रियन कल्चर जो कि आपके पास साउथ वेस्ट यूरोप के अंदर जो है वो आपके पास मिलती है। ठीक है, सॉलिट्रियन कल्चर इट डेवलप्स इनटू दी एपीग्रेविटियन कल्चर, एपीग्रेविटियन कल्चर इट डेवलप्स इनटू दी ग्रेविटियन कल्चर। ठीक है जी, ग्रेविटियन कल्चर इट डेवलप्स इनटू दी मगदालिनियन कल्चर। ओके, तो आपके पास जो सॉलिट्रियन कल्चर है वो आगे चल के कुछ देर के लिए एपीग्रेविटियन कल्चर के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। सॉलिट्रियन कल्चर के अंदर जो है वो अगेन आपके पास लीफ पॉइंट्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद आता है अगला पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो कि आपके पास 10,000 साल, यूरोप की बात हो रही है, 10,000 साल से लेके जो है वो 5,000 साल तक रहता है। अब यहां पे देखिए, 10,000 साल से लेके 5,000 साल तक कौन सा रहता है आपके पास? मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है जी। ये कब खत्म हो रहा है? लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम, ये खत्म हो रहा है 19,000 साल। तो 9,000 साल कहां गए? तो इस 9,000 साल के अंदर जो भी आपके पास इंडस्ट्री मिलेगी उसको आप क्या कहते हो? आगे नाम लगा देते हो एपी ग्रेविटियन कल्चर। यानी कि ना ही ये सॉलिट्रियन का पार्ट है, ना ही जो है वो ये पूरी तरह से ग्रेविटियन का पार्ट है, ये जो है वो आपके पास एपी ग्रेविटियन है। ठीक है, ये जो है वो कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो कि साथ के साथ चलते जा रही है, ना ग्रेविटियन का पार्ट बन रही है, ना मगदालिनियन का पार्ट बन रही है, ना ही ये सॉलिट्रियन का पार्ट बन रही है, ना ही ये ऑर्गेनेशियन का पार्ट बन रही है, किसी का पार्ट नहीं बन रही। ठीक है, तो इसको जो है वो हम कहते हैं एपी ग्रेविटियन कल्चर। तो एपी ग्रेविटियन कल्चर कुछ इटली के एरिया के अंदर और ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन्स के एरिया के अंदर जो है वो आपके पास वैसे की वैसे बनी रहती है। ठीक है जी। देन उसके बाद बात आती है मीजोलिथिक पीरियड की। तो मीजोलिथिक पीरियड के अंदर अगेन मगदालिनियन एंड द एपिग्रेविटियन कल्चर दे वर रिप्लेस्ड बाय द मीजोलिथिक कल्चर। ठीक है, तो आपके पास जो है वो मीजोलिथिक के जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसको फिशिंग वगैरह करने के लिए जो है वो यूटिलाइज करते थे, ये मीजोलिथिक कल्चर के अंदर जो है वो आ जाते हैं। और मीजोलिथिक कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि क्रो मैग्नन मैन की जो पॉपुलेशन है वो भी जो है वो आपके पास हमें मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है भाई सबको? ओवरलोड तो नहीं हुआ? बिकॉज आई एम क्वाइट श्योर कि बच्चे ये पढ़ते नहीं हो, आप सिर्फ फिजिकल फीचर्स पढ़ लेते हो और मान लेते हो कि हमारा जो है वो
कंप्लीट हो गया जो कुछ हमने करना था। दोबारा फिर से रिवाइज करवाऊं? इससे आगे नहीं करते, आगे जो है वो हम कल ही चलेंगे, ठीक है। अगर एक आध क्लास जो है वो ज़्यादा भी लेनी पड़ जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। बार बार क्वेश्चन आए हैं, आपको जो है वो वही लिखवा दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि बस इतना सा ही करना था जी आपने। इतना सा क्यों करना था? जब क्वेश्चन इतना सोफिस्टिकेटेड पूछ रहे हो तो आंसर भी तो सोफिस्टिकेटेड ही दोगे ना। ठीक है, चलो। दिवाली की छुट्टी 31 से 3। यार क्लास लगा लेते हैं, क्या इशू है? मुझे बस दिवाली की एक आध छुट्टी कर लेते हैं यार, एक एक दो छुट्टियां कर लेते हैं चलो। 31 की छुट्टी हो जाएगी और लाइटें लगानी है, ठीक है। तो 31 की छुट्टी कर लेते हैं और 1 की छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। 3 तक तो यार क्लास हम कर लेंगे, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। इन्वायरमेंट वाला मैं कर देता हूँ, मैं एक बार दोबारा फिर से सब करवा देता हूँ आपको रिवाइज, ठीक है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। दो 2-3 से ज्यादा छुट्टियां नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास है, क्या इशू है? 2 घंटे की क्लास तो है, निकाल लो टाइम इतना सा। दिवाली बच्चे आपकी तभी बनेगी जब सिलेक्शन होगा, इससे पहले कोई दिवाली नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ बीच में लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, क्रो मैग्नन मैन से हमने शुरू किया, इसके कल्चर पे डायरेक्टली पहुंचते हैं, ठीक है। सो ये भाई साहब जो है वो यूरोप के अंदर माइग्रेट करते हैं। क्रो मैग्नन से पहले कौन सा कल्चर था, कोई बता सकता है? क्रो मैग्नन से पहले अपर पेलियो जो आपके पास मिडिल पेलियोलिथिक है उसके अंदर कौन सा कल्चर था? अशूलियन तो है ही। इससे पहले, इसके बाद, अशूलियन के बाद जिसको आप नियंदरथाल के साथ जो है वो एसोसिएट करते हो? मोस्टेरियन कल्चर, वेरी गुड, ठीक है। मोस्टेरियन कल्चर वाज वेरी सिंपल, हमने जो है वो ज्यादा एवोल्यूशन वगैरह उसमें नहीं देखा, ठीक है। लेवोल्यूशन तो बच्चे टूल टेक्नोलॉजी है, इट इज अ टेक्निक, किस तरह से आपने फ्लेक्स निकाले हैं। ये लेवोल्यूश नाम की साइट से आपको मिली है, ठीक है ना। तो लेवोल्यूशन बिकम्स अ फ्लेक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अशूलियन इज अ टूल टाइप, जिसमें जो टूल्स हैं वो आपने बड़े फेयरली डेवलप करने स्टार्ट कर दिए, जिसमें आपने प्रेशर फ्लेकिंग और इनडायरेक्ट प्रिकशन का जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। आपने जो है वो अपनी जो एक चीजों की बनाने की टेक्नोलॉजी है उसको आपने इवॉल्व कर लिया, ठीक है। गॉट द पॉइंट? तो दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट हैं थोड़ी सी। चलिए, तो मोस्टेरियन तक हमने पहुंच गए थे हम मिडिल पेलियोलिथिक में। अब अपर पेलियोलिथिक के अंदर आते हैं, जो कि आपके पास जो है वो क्रो मैग्नन के साथ जो है वो मिलती जुलती है, ठीक है। तो क्रो मैग्नन की बात आती है कि ये जो है वो 56 800 से जो है वो आगे बढ़ते हैं, ये यूरोप के अंदर जो है वो माइग्रेट करते हैं। और इसका जो है वो सबसे पहला जो माइग्रेशन है वो देखा जाता है मैंड्रिन केव से, ठीक है। मैंड्रिन केव के अंदर कुछ आपके पास स्टोन टूल्स मिले जो कि नियंदरथाल मैन से मिलते जुलते नहीं थे, यानी कि मोस्टेरियन टूल टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो है वो इनका मिलना जुलना जो है वो नहीं था। तो इनको जो है वो आपने नाम दिया निरोनियन इंडस्ट्री, ठीक है। आप निरोनियन इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो डेट जो है वो छोटी सी आती है आपके पास, 56,800 वगैरह वगैरह वाली, जो 200-300 साल वाली जो डेट है वो निकल के आती है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास, आप आगे बढ़ते हो, सेंट्रल यूरोप के अंदर जाते हो।
सेंट्रल यूरोप के अंदर आपके पास एक और तरह की टूल टेक्नोलॉजी या फिर टूल इंडस्ट्री जो है वो मिलती है। अगेन इट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इंडस्ट्री, जो कि सिर्फ 3000 साल तक जो है वो जिंदा रहती है। इसका नाम आता है बचूशियन या फिर बशूशियन इंडस्ट्री, कुछ भी जो है वो नाम ले लीजिए, ठीक है। तो और दी बचूशियन इंडस्ट्री जो है वो आपके पास बनती है। देन उसके बाद बात आती है, इट इज दी 48,000 ईयर्स अगो, ठीक है। 3000 साल आप और आगे बढ़ जा रहे हो तो आप जो है वो आप आते हो 45,000 साल पुराने। 45,000 साल पहले आपके पास एक प्रोटो ऑर्गेनेशन इंडस्ट्री जो है वो आपके पास बनती है, प्रोटो ऑर्गेनेशन इंडस्ट्री, जिसके अंदर ब्लेड्स बनाए जा रहे हैं। पहले ब्लेड्स के ऊपर बहुत कम जो है वो ध्यान रखा जाता था। ज्यादातर मोस्टेरियन वगैरह के अंदर क्या था कि आप जो है वो स्क्रेपर्स वगैरह बनाने में ज्यादा यकीन रखते थे कि एक एनिमल को हंट कर दिया, उसकी बोन्स को अलग करना है और बोन्स को और जो फैट वगैरह है उसको अलग करना है। आपने आपका सिर्फ मकसद इतना सा रहता था कि फैट को अलग करो, फैट को खाओ और मजे से रहो, ठीक है, बस। और ज्यादा जो है वो आपका कोई काम नहीं था। बट हाँ, आपने उस वक्त मोस्टेरियन के वक्त जो है आपने भोजन को पकाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भोजन को पकाना शुरू कर दिया था, इट बिकम्स क्वाइट टेंडर, क्वाइट सॉफ्ट, तो इजी रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्क्रेपर्स वगैरह के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे स्क्रेपर्स के ऊपर ध्यान कम हो जाता है। हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलता है प्रोटो ऑर्गेनेशन से वो ये है कि आपने अब ब्लेड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ब्लेड्स किसके लिए? ताकि आप और बेहतर जो है वो टूल्स बना सको। जो प्रिसाइज कट्स आप लगाना चाहते हो उसको जो है वो और प्रिसाइज कर सको। आप जो है वो एरो हेड्स बना सको। ऐसे जो आविष्कार हैं वो यहाँ पे होने आपके पास जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये कब होता है? 45,000 साल पहले ब्लेड्स बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लेडलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे मिला है? और इसका जो एक रेंज है इस टूल इंडस्ट्री का, इट इज अराउंड द दनुबे रिवर, ठीक है, जो कि यूरोप के अंदर है। और मेडिटेरेनियन की जो अपर कोस्ट है उसके अराउंड जो है वो आपके पास प्रोटो ऑर्गेनेशन, और दिस प्रोटो ऑर्गेनेशन देन इट डेवलप्स इनटू द ऑर्गेनेशन, ठीक है। इट शुड बी वेरी क्लियर। इनका जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है इसी रेंज के अंदर, जर्मनी से लेके जो आपके पास मेडिटेरेनियन की कोस्ट है उसके ऊपर जो है वो आपके पास रहता है ऑर्गेनेशन कल्चर। ऑर्गेनेशन कल्चर ये देखो 45,000 साल, 2000 साल आप और आगे बढ़ गए तो आपके पास जो है वो आपके पास ऑर्गेनेशन कल्चर आ गई, जो कि 43,000 से लेके 29,000 ईयर्स अगो रहती है, ठीक है। काफी लंबा स्पैन है, तकरीबन तकरीबन 4,000 साल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप साउथ से लेके सेंट्रल यूरोप को खूब आप जो है वहां पे दबदबा कायम करते हो। और उसी दौरान हम एक वोल्केनिक एक्टिविटी जिसको हम हेनरिच इवेंट कहते हैं, वो जो है वो आपके पास यूरोप के अंदर होता है। इस वोल्केनिक इवेंट की वजह से जो यूरोप है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वोल्केनिक eruption के बाद क्या होता है कि देयर इज द वोल्केनिक ऐश क्लाउड जो है वो ढक लेता है आपको, और वहां पे जो है वो सनरेज नहीं आती है, जिस वजह से जो क्लाइमेट है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट डेवलप्ड और दैट हैपेंड इन यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स विद द इनग्रेविंग्स वगैरह आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ आपके पास जो है वो ऑर्नामेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, केव पेंटिंग्स वगैरह जो है वो मिलनी यहाँ पे शुरू हो जाती हैं इन द ऑर्गेनेशन कल्चर एज वेल। दिस ऑर्गेनेशन कल्चर इट ट्रांजिशंस इनटू द ग्रेविटियन कल्चर। अब देखो ऑर्गेनेशन के अंदर क्या था, ऑर्गेनेशन के अंदर इलोंगेटेड ब्लेड्स बन रहे थे आपके पास। जो अगली ग्रेविटियन कल्चर आती है, ग्रेविटियन कल्चर के अंदर एक और बड़ी सोफिस्टिकेटेड टूल बनती है जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, पॉइंट्स जिसके साथ कि आप कट भी कर सकते हो, पियर्स भी कर सकते हो, जिसके साथ आप जो सिंपल तरह की ग्रेविंग्स है वो भी कर सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स जो है वो आपके पास ग्रेविटियन कल्चर के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। एंड दीज ग्रेविटियन कल्चर इट अगेन एग्जिस्ट्स इन दी सेंट्रल यूरोप। बड़ी अच्छी तरह की, बड़ी अच्छी इवॉल्व, बड़े सोफिस्टिकेटेड फेयर टूल्स जो है यहाँ पे ग्रेविटियन कल्चर के अंदर जो है वो आपके पास बनते हैं। तो बिकॉज द टूल टेक्नोलॉजी इट इज क्वाइट फेयर, तो ग्रेविटियन कल्चर जो है वो काफी समय तक यूरोप के अंदर रहती है।
दैट इज 32,000 टू 22,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल तक जो है ये रहती है। पहली कल्चर्स कितना कितना रही, 5,000 साल, 3,000 साल, 4,000 साल बस। ग्रेविटियन कल्चर जो है बहुत लंबा टाइम जो है सेंट्रल यूरोप के अंदर काट जाती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद द क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रेविटियन कल्चर, क्योंकि ग्रेविटियन कल्चर का डेट क्या है, 32,000 से लेके 22,000 साल। ठीक है, तो जो क्लाइमेट आता है ग्रेविटियन कल्चर का, दैट इज, और जो ट्रांजिशन होता है ग्रेविटियन कल्चर का, दैट इज द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम का मतलब क्या है, एज अ नेम सजेस्ट, ग्लेशियर्स जो है वो ठंडा होने की वजह से, क्लाइमेट ठंडा होने की वजह से अब नीचे आ चुके हैं। ठीक है, जब ग्लेशियर्स नीचे आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट जो है वो ठंडा है, जो आपके पास वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर चुका है। ठीक है, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम का मतलब अब ये लास्ट बार है, इसके बाद एक बार जो आपके पास ग्लेशियर्स हैं फिर उसके बाद रिसीड करेंगे, रिसीड करने के बाद फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आएंगे। सो दिस इज द लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम दैट इज 26,500 टू 19,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहां पे जो है वो आपके पास लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम में अभी तक आपने क्या किया था, कौन सी कल्चर चल रही थी, ग्रेविटियन कल्चर। टेम्परेचर चेंज हुआ लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम में। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिम के बाद एक और कल्चर का डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज द सोल्यूट्रियन कल्चर। सोल्यूट्रियन कल्चर, अब पहले कल्चर के अंदर क्या देखा था, पॉइंट्स बन रहे थे, पॉइंट्स को ही आप लेते हो और पॉइंट्स को बड़े ही अच्छे तरीके से आप शेप करना स्टार्ट कर देते हो, आप एस्थेटिकली शेप करते हो उस चीज को। ठीक है, आप बड़ा फेयरली जो है वो बनाते हो, एंड दीज पॉइंट्स दे आर नोन टू बी नोन एज, और दे कम टू बी नोन एज द लीफ पॉइंट्स। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के किसी जो लॉरेशियन लीफ होती है उसका पत्ता बना रखा है। स्टोन के बने हुए ऐसे जो पत्ते हैं वो दिखाई देते हैं, दैट आर वेरी शार्प फ्रॉम द एजेस एंड दैट आर वेरी शार्प फ्रॉम द साइड एज पॉइंट इटसेल्फ। अगला जो पॉइंट है उससे भी बड़े शार्प हैं वो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ टूल टेक्नोलॉजी कम्स टू बी नोन एज द लॉरेशियन लीफ टूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आज भी जो है जब हमने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ब्लेड बनाना हो ना, आज भी हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, इवन दिस टेक्नोलॉजी इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स के जो चाकू बनते थे, जिसके साथ जो है वो लास्ट एपिसोड के अंदर जो है वो उसका जो नाइट वॉकर था उसको मारा था, दैट वाज द लॉरेशियन लीफ। ठीक है, उसी चीज को जो है वो कॉपी वहां पे किया गया था। सो दे आर वेरी एस्थेटिकली मेड। ऐसे जो लीव्स हैं वो आपके पास जो है वो सोलिट्रियन कल्चर के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। सोलिट्रियन कल्चर के बाद एक और कल्चर जो है वो इटली और ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं एपीग्रेविटियन कल्चर। एपी का मतलब पहला, ग्रेविटियन से पहला कल्चर। ठीक है, तो इसके बाद ऑब्वियसली आपके पास जो है वो ग्रेविटियन कल्चर आता है एंड यू ट्रांजिशन इनटू द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, व्हाट द पॉइंट। सो ये जो है वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो ग्रेविटियन कल्चर के बाद आएगा एक और कल्चर जिसका नाम होगा मगदालिनियन कल्चर। ठीक है जी, तो इन चीजों को थोड़ा सा एक बार जो है याद कर लेना, थोड़ा सा जो है वो इन चीजों को देखते रहना। इन्हीं चीजों को हम पकड़ेंगे और इन्हीं चीजों को हम, जो मेजर टूल ट्रेडिशंस हैं, सोलिट्रियन है, ग्रेविटियन है, इन्हीं चीजों को हम पकड़ेंगे और जो वर्ड आर्कियोलॉजी वाला आपका सेक्शन है उसके अंदर हम खोल के आपके सामने रखेंगे। टूल टेक्निक्स कैसे थी, टूल्स कैसे बनती थी, वो सारी चीजों को वहां पे हम डिस्कस करेंगे।